दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट ज़रूर करें। जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का जो इकाई 4 थी उसका दूसरा लेसन है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। पक्को 101% प्रश्न पूछे जागो। जो मैं बता रहा हूँ वह मैं सही पूछी जागो। ध्यान रखना है कि पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। मैंने पहले पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, वन महोत्सव 28 जुलाई और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो ये ज़रूर आपके याद होंगे मैंने कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें बताए थे। और इस वीडियो में या सेकंड भाग में जल प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक सम्मेलन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कई फैक्ट इसमें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से इसे देखना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे पहले के वीडियो अगर आपको चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जल प्रदूषण क्या होता है तो कैसे आप लिखोगे कि जल में ठोस कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा एवं सीवरेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। ध्यान रखना, देखो जल में जो भी प्रदूषित चीज मिल जाती है, जैसे उद्योगों का कचरा, सीवरेज से निकला हुआ जो पानी, दूषित पानी होता है, वो जल में हम प्रवाहित करते हैं, जल में वो मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। मतलब जल का खराब होना जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल प्रदूषण जब हो जाता है तो उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, इन्हें ध्यान से देखना। जलीय जीवों की दूषित पानी से मौत हो जाती है। जो जल में जीव होते हैं, मछली वगैरह जो जलीय जीव होते हैं, वो जब हमारा जल खराब हो जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। दूषित पानी से सिंचाई से खाद्यान्न दूषित हो जाता है। अब जल को हम देखो, नहर में हम ज़्यादा से ज़्यादा कचरा डालेंगे तो वहाँ पर जो भी जानवर है वो ख़त्म हो जाएंगे, और उस पानी को जब हम हमारे खेत में डालेंगे तो वो जो सिंचाई करेंगे उस फसल की, तो वो फसल भी तो दूषित होगी, और उस दूषित फसल को हम खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव तो हुए। उसके बाद में दूषित जल से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। देखो एलर्जी हो जाती है त्वचा के दूषित जल से, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां जल प्रदूषण से बढ़ जाती है। उसके बाद में हम मृदा प्रदूषण की, मिट्टी को कहते हैं, आपको पता होगा। मृदा प्रदूषण के कई कारण है, जैसे अम्लीय वर्षा। जब अम्लीय वर्षा होती है तो मृदा प्रदूषण होता है। उर्वरकों का अधिक प्रयोग, जो खाद वगैरह देते हैं उसका ज्यादा प्रयोग करने से भी मृदा प्रदूषित होती है। रासायनिक छिड़काव जो हम करते हैं, जो सरसों गेहूं की खेती होती है इसमें रासायनिक छिड़काव किया जाता है, उससे मृदा प्रदूषित होती है। अब देखो इनके कारण से मृदा प्रदूषित हो जाती है, लेकिन इससे बचें कैसे। मृदा प्रदूषण के बचाव क्या क्या है कि रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट खाद व हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। जो रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं खेत में उसकी जगह कंपोस्ट खाद, गोबर खाद, हरी खाद, इनका प्रयोग किया जाए। अब मृदा प्रदूषण के दुष्परिणाम कौन से निकलते हैं, दुष्प्रभाव कौन से हैं कि भूमि की उत्पादकता घटती है। मृदा प्रदूषण जब हो जाता है तो भूमि में उत्पादक क्षमता घट जाती है, फसल कम होती है, और वनस्पति विहीन भूमि मृदा संरक्षण को बढ़ावा देती है। कि जो मतलब कि जमीन पर आपके क्या पेड़ पौधे नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि मृदा संरक्षण को बढ़ावा देती है, मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देती है।
फिर रेडियो एक्टिव प्रदूषण, देखो मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, समझने का इसमें कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ साथ में पूरे वीडियो को देख लो, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। रेडियो एक्टिव प्रदूषण नाभिकीय भट्टियों तथा युद्ध में प्रयोग किए जा रहे नाभिकीय बम, देखो परमाणु बम, एटम बम ये होते हैं, इससे रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। नाभिकीय बम, नाभिकीय परीक्षण रेडियोधर्मी प्रदूषण को ये बढ़ावा देता है। इन सब के द्वारा हानिकारक रेडियो एक्टिव तत्व, किरणें आदि मिलकर वातावरण में प्रवेश कर वायु, जल, मृदा को हानि पहुंचाते हैं। जो बम वगैरह छोड़े जाते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, इससे क्या है कि आपके रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है, और इस प्रदूषण से जल, वायु, मृदा सभी प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा देता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इससे प्राणियों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, कैंसर हो जाता है दोस्तों, समय से पूर्व बाल सफेद होने लगते हैं, और समुद्री जीव जंतु इससे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग, बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखना। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। विश्व में पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान के बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इससे डिटेल से समझने के लिए आप देखें कि हमारी धरती प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणें से ऊष्मा ग्रहण करती है। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये ऊष्मा पृथ्वी है, वो सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है, आपको पता है। और ये किरणें वायुमंडल से गुजरती है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं, गैसों का आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो ये वायुमंडल होगा, ये पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया। अब देखो, वायुमंडल से गुजरती हुई धरती पर टकराती है। इस वायुमंडल से ये क्या है कि ये धरती से टकराती है, फिर परावर्तित या रिफ्लेक्शन द्वारा पुनः लौट जाती है। ये सूर्य था हमारा, ये वायुमंडल था, ये पृथ्वी थे। अब यहाँ से देखें कि ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, फिर ये वापस रिफ्लेक्शन द्वारा, परावर्तित द्वारा ये ऊपर की ओर जाती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, पुनः लौट जाते हैं, लेकिन वायुमंडल में घुली विभिन्न गैसों के कारण ये परावर्तित कर पुनः नहीं लौट पाते। इस वायुमंडल में कई प्रकार के हानिकारक किरणें हैं, गैसें हैं, जिससे ये परावर्तित नहीं हो पाती, ये वापस पृथ्वी की ओर आती है, नीचे की ओर आती है। तो इससे क्या है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब देखो, परावर्तित किरणें पुनः नहीं लौट पाती, इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, यही ग्लोबल वार्मिंग है। अब देखो, ये वापस नहीं जा पाती, तो यहाँ वायुमंडल में पृथ्वी पर ये तापमान बढ़ता है, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पहली लाइन में बता दिया कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, वायुमंडल में तापमान बढ़ता है, जिससे ये तापमान बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तापमान को बढ़ाने वाली गैसें कौन कौन सी है, ये छोटा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। तापमान को बढ़ाने वाली गैसें कौन कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या CFC है। तो ध्यान रखना, तापमान को बढ़ाने वाली गैसें कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ता है कि मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षी और वनस्पति पर इसका असर पड़ता है, समुद्री सतह में इसमें वृद्धि होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैसों की बढ़ोतरी से ओजोन परत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पहले पार्ट में हमने ओजोन परत के बारे में पढ़ा था। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं कि आसपास के पर्यावरण को हरा भरा रखा जाए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए, कार्बनिक ईंधन के प्रयोग में कमी लाई जाए, और कार्बन युक्त ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग पर बल दिया जाए, वन क्षेत्र की कटाई रोकने के समुचित उपाय किया जाए, क्योंकि वन क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पढ़े कौन कौन से हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए अमूल्य उपहार है। देखो, प्राकृतिक संसाधन है, वो मूल्य को आप देख सकते हैं कि मनुष्य को दिए गए अमूल्य उपहार है, जैसे कि जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ये क्या प्राकृतिक संसाधन है, ये मनुष्य को बहुत ही बहुमूल्य उपहार दिए प्रकृति ने। जल संपूर्ण जीव जगत का आधार है। जल की न्यूनता व अधिकता दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पृथ्वी में खनन द्वारा खनिज प्राप्त कर उन्हें भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है खनिजों को। अब खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। आपको इतना ही याद रखना है, और डिटेल से तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक खनिज कौन से होते हैं।
खनिज दो प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। उसके बाद में वन संसाधन की अगर बात करें तो पेड़ पौधे मनुष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। आपको पता है भारतीय संस्कृति में वनों व वृक्षों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन होने आवश्यक है, तो दोस्तों आपको बताना है 33% भाग पर। खाद्य संसाधन की अगर हम बात करें तो विश्व की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को भरपेट भोजन प्रदान करना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। अब भरपेट भोजन प्राप्त करना, जनसंख्या बढ़ गई है, भरपेट भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की क्रांतियां हुई, जैसे हरित क्रांति ने देश में सघन कृषि को बढ़ावा दिया। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशी तथा कवकनाशी रसायनों का भी भरपूर प्रयोग किया। फिर ऊर्जा संसाधन, दोस्तों ऊर्जा संसाधन देखें कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, आणविक विद्युत आदि आते हैं। उसके बाद में गैर परंपरागत स्रोतों में कौन कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हें आप ध्यान से देख, इसे थोड़ा सा समझ लें आप कि ऊर्जा संसाधन में परंपरागत स्रोत तो कौन कौन से हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, आणविक विद्युत। और आपके गैर परंपरागत स्रोत में कौन कौन से आएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस इसमें सम्मिलित किया जाते हैं। फिर जो आपके जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक स्तर पर चिंतन किया गया, मनन किया गया, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें ध्यान से देखना कि जलवायु परिवर्तन पर प्रथम वैश्विक चिंतन 5 से 16 देखो 5 से 16 जून 1972 के मध्य स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में। देखो इस सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 1992 में हुआ, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। भारतीय संविधान व पर्यावरण संरक्षण, इसे देखेंगे भारतीय संविधान निर्माताओं ने पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता प्रदान की है। संविधान में भी पर्यावरण को मान्यता प्राप्त है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों व मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया। संविधान की ये कुछ विषय इसमें शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना। भारतीय संसद में पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण या निवारण या नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम 1974 में और इसमें संशोधन हुआ 1988 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। फिर अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार प्रदूषण के निर्धारित मानदंडों का प्रथम बार उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना होगा और निरंतर उल्लंघन करने पर 7 वर्ष की कैद व पर्यावरण संरक्षण पर न्यायपालिका में भी समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ व राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर संबंधित अपराधों को 10 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। उपभोक्ता संस्कृति ने उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए जो वस्तुएं बाजार में बेचते हैं उसके प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनके नामों में कृत्रिम इच्छाओं को जागृत कर देते हैं और ग्राहकों को लगता है कि इन चीजों के बिना हम काम नहीं चला सकते। तो उपभोक्ता संस्कृति क्या है? उपभोक्ता संस्कृति का मतलब ये होता है कि जो उद्योगपति लोग होते हैं वो निजी लाभ के लिए वस्तुओं और बाजारों को बेचते हैं, उसको इस प्रकार से उसका ऐड करते हैं, उसको क्या एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और उनको लगता है कि कृत्रिम इच्छा उनकी जागृत हो जाती है, उनको लगता है कि इसके बिना हमें जीवित नहीं रह सकते। कहने का मतलब इसमें ग्लोबल वार्मिंग और कुछ जो प्रदूषण दिए गए हैं, जल, वायु, मृदा, इनके बारे में आप ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें। कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।